Hello friends, welcome back. I am Vijendra Nagda here with you to present a new video of class 10th chapter 1. This video is all about the most important 3-mark questions. In class 10 CBSE board exam new pattern, there are 6 questions of 3 marks. So today we will discuss about the most important short questions of 3 marks from chapter 1. If you read or if you study all these questions, then definitely you will get maximum marks in 3 marks questions. So let's begin today's questions discussion. The first question of this chapter, which is very important, and that one is question number 1. Why was Frankfurt National Assembly convened? Why did it fail? फ्रैंकफर्ट की राष्ट्रीय सभा क्यों आयोजित की गई और क्यों यह असफल हो गई? तो यह जो फ्रैंकफर्ट असेंबली का क्वेश्चन है, यह जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है. जर्मनी के एकीकरण के लिए जो प्रयास किए गए थे उनमें यह सबसे पहला प्रयास था. इसका आंसर है इट वॉज कन्वीन्ड इन 1848. ये जो फ्रैंकफर्ट असेंबली है ये 1848 में 1848 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य था फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. एक पूरी जर्मनी की राष्ट्रीय सभा के रूप में यह आयोजित की गई थी. इट ड्राफ्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. इस फ्रैंकफर्ट नेशनल असेंबली ने एक नए संविधान का निर्माण किया था फॉर अ जर्मन नेशन हेडेड बाय मोनार्की. लेकिन ये जो संविधान था वह मोनार्की यानी राजाओं द्वारा शासित था. इसमें किसी राजा के नियंत्रण में रहकर एक संविधान का निर्माण किया गया था. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास. इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो थे मिडिल क्लास के थे, वो भी मैक्सिमम मेल्स ही थे, हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स. और इस मिडिल क्लास के लोगों ने वर्कर्स और आर्टिजन्स की डिमांड्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, उल्टा उन्होंने विरोध किया था. और ये फ्रैंकफर्ट असेंबली फेल हो गई. इसके फेल होने का कारण था इट बिकॉज किंग ऑफ प्रूशिया जॉइंड अदर मोनार्क्स हु वर अगेंस्ट पार्लियामेंट. जो प्रूशिया का राजा था वो भी दूसरे मोनार्क के साथ हो गया जो इस पार्लियामेंट के विरोध में थे. यानी सभी राजा जो थे जर्मनी के, उन्होंने इस फ्रैंकफर्ट असेंबली का विरोध किया और वर अगेंस्ट पार्लियामेंट. प्रूशिया का जो राजा था, जर्मनी के सबसे बड़े स्टेट प्रूशिया का जो राजा था, जिसे इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जर्मन नेशन का राजा बनाया जाने का प्रस्ताव था, उसने ही क्या किया, दूसरे राजाओं के साथ मिलकर जो है इस सभा के निर्णय को अस्वीकार कर दिया. एट द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड टू डिसबैंड द असेंबली. और लास्ट में क्या किया गया, सेनाओं को बुला लिया गया और ज़बरदस्ती जो फ्रैंकफर्ट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया. और ये असेंबली जो है बिना किसी निर्णय के, बिना किसी संविधान के निर्माण के समाप्त हो गई. लेकिन फ्रैंकफर्ट असेंबली में ही सबसे पहले एक यूनिफाइड जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और ये जो 3-4 पॉइंट हैं आप सभी को इसमें याद रखने. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रीक रिवोल्यूशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उसमें इस चैप्टर में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसके ऊपर शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है. तो ये 1821 से 1829 तक लड़ी गई थी और 1832 में ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो ये क्या थी? तो इसका आंसर ये है कि ग्रीस या जो ग्रीक वॉर है, ये वो वॉर थी जिसने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे प्रभुत्वशाली वर्ग में या पैसे वाले पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की, नेशनलिस्ट की फीलिंग को पूरे यूरोप में फैला दिया था. दिस वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये सक्सेसफुल रहा था क्योंकि एक लंबी लड़ाई के बाद ग्रीक रिवोल्यूशनरीज जो थे
उन्होंने ओटोमन एम्पायर से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और ग्रीस एक स्वतंत्र देश बन गया। ये ग्रीक वॉर ऑफ इम्पोर्टेंट इसीलिए भी माना जाता है कि द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप इन्फ्लुएंस मैनी ग्रीक्स हु स्टार्टेड वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। पूरे यूरोप के जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट थे उसने ग्रीक लोगों को रिवोल्ट करने के लिए प्रेरित किया था और इसी वजह से उन्होंने भी ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में जो है एक वॉर छेड़ दी थी। फोर्थ, इन दिस वॉर द ग्रीक्स वर सपोर्टेड बाय द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जो पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज थे, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे कंट्रीज ने भी क्या किया, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था। ठीक है, और बहुत सारे पोइट्स और आर्टिस्ट जो थे उन्होंने रोमांटिसिज्म यानी पिक्चर्स, पोएम, पोइट्री, स्टोरीज के थ्रू ग्रीक लोगों में एक तरह से रोमांटिसिज्म या नेशनलिस्ट की फीलिंग को राइज किया था। इट ऑल्सो, और इसमें से एक लॉर्ड बायरन जो इंग्लैंड के थे, हु ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द वॉर अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर। और लास्ट एंड फाइनल वन इज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 1832 में टर्की के ओटोमन एम्पायर ने भी ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया। यूरोप के अदर कंट्री ने पहले ही मान लिया था और ओटोमन एम्पायर ने भी इसको मान लिया और इस तरह से 1832 में ग्रीक बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें शॉर्ट में आपको याद रखना है कि ग्रीक्स ने ओटोमन एम्पायर से स्वतंत्रता प्राप्त की थी इसके द्वारा, और इसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने भी उनको सपोर्ट किया था। Then we move on to the next question, that is the third question. What did liberal nationalism stand for? Liberal nationalism या उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है बिफोर 1815? 1815 से पहले जो है उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, तो इसके मीनिंग क्या क्या थे जो है उसमें सबसे पहला है पॉलिटिकली इट स्टूड फॉर द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो लिबरल नेशनलिज्म या उदारवादी राष्ट्रवाद का राजनीतिक रूप से अर्थ यह था कि यह एक ऐसी गवर्नमेंट चाहता था जो लोगों के कंसेंट से, लोगों की सहमति से बने। सेकंड, इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। और दूसरा, ये उदारवादी राष्ट्रवाद यह चाहता था कि ऑटोक्रेसी का, तानाशाही का अंत हो और जितने भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस हैं जो लोगों को मिले हुए हैं वो सब समाप्त हो जाए। थर्ड, इट स्टूड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तीसरा, यह चाहता था कि सभी देशों में एक प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो, एक संसद का निर्माण हो और एक संविधान जो है उसके द्वारा देश का शासन चलाया जाए। फोर्थ, इट स्टूड फॉर इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और चौथा, ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद था वो ये चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार जो है वो निश्चित रूप से मिले। फिफ्थ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये उदारवादी राष्ट्रवाद यह भी चाहता था कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हो, बट इट डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन ये उदारवादी राष्ट्रवाद जो है सभी लोगों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। ये लोग जो है संपत्ति के बेस पर ही वोट का अधिकार दिलाना चाहते थे। सिक्स्थ, इकोनॉमिकली इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। आर्थिक रूप से ये उदारवादी राष्ट्रवादी लोग जो थे वो मार्केट की फ्रीडम चाहते थे, मार्केट को ओपन कर देना चाहते थे, एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। और जितने भी राज्य की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाकर ये गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट को फ्री कर देना चाहते थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक हर चीज़ और हर सामान का आवागमन जो है बिना किसी रोक टोक के हो। सेवंथ, प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। और ये लोग तुरंत परिवर्तन के स्थान पर
जो है धीरे धीरे विकास को ज़्यादा महत्व देते थे। तो 1815 से पहले यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवादी लोग क्या चाहते थे, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, उससे संबंध में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सब लोग इन 7 पॉइंट को याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। इस चैप्टर में ब्रिटेन या जिसको यूनाइटेड किंगडम भी कहा गया है उसके इतिहास जो है यूरोप के अन्य देशों के इतिहास से कैसे अलग है। ठीक है, तो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की हिस्ट्री जो है वो इस तरह से अलग है कि इन ब्रिटेन द एथनिक ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ द इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जो है मेनली 4 टाइप के एथनिक ग्रुप से मिलकर बना है इसमें, और ये चारों ही अलग अलग देश है, पॉलिटिकली ये सारे अलग हैं और इन सब की अलग अलग कल्चर है। यहाँ की जो 4 पॉलिटिकल और एथनिक ग्रुप्स हैं वो हैं इंग्लिश, जिनसे बना है इंग्लैंड, दूसरा है वेल्श और इनका जो देश है वो वेल्स देश है, तीसरा स्कॉटिश पीपल है यहाँ पर और इनसे बना हुआ उनका देश स्कॉटलैंड है, चौथे यहाँ आयरिश एथनिक ग्रुप के लोग हैं और उनका देश है आयरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में ये मेनली 4 एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। इनका दे हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, और उनकी अपनी अपनी सरकार और अपनी अपनी कल्चर, लैंग्वेज और सब कुछ अलग अलग था। लेकिन हुआ क्या कि द इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। 1688 की रिवोल्ट के द्वारा क्या हुआ कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने राजा के सारे पावर जो है अपने अधिकार में ले लिए और उसके बाद इंग्लैंड जो है वो इन चारों ही देशों में सबसे पावरफुल देश बन गया, बहुत शक्तिशाली देश बन गया। और उसके बाद इस इंग्लैंड के सरकार ने धीरे धीरे क्या किया, इन बाकी बचे तीनों देशों वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन तीनों को भी धीरे धीरे अपने जो है एम्पायर के अंदर मर्ज करना और अपनी पॉलिसीज़ को वहाँ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन मेड स्कॉटलैंड कम अंडर इंग्लैंड। एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के अंदर मिला लिया गया। फिर आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और फिर आयरलैंड को भी 1801 में जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर मिला लिया गया। और साथ ही साथ इन देशों में जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड को जिनको यहाँ मिलाया गया था, उन देशों में इंग्लैंड ने अपने सिंबल्स को, अपने सिंबल्स का मतलब किसी हर देश के अपने अपने सिंबल या प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन सिंबल्स को ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने अपने इन नए देशों में भी, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी ज़बरदस्ती एक तरह से प्रोमोट किए। अब क्या क्या प्रमोट किए, कौन कौन से सिंबल को, तो उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड ने अपने फ्लैग को, जिसको कहा जाता है यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग को यहाँ पर इम्पोज किया गया एक तरीके से। दूसरा द नेशनल एंथम, जो इंग्लैंड की नेशनल एंथम है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, उसको भी क्या किया गया, इन बाकी सभी देशों में प्रमोट किया गया। और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया गया। तो इस तरह से इंग्लैंड ने अपने पावर और अपनी सुप्रीमेसी को इन बाकी देशों पर एक तरह से ज़बरदस्ती प्रमोट किया। और इस तरह से ये जो इंग्लैंड की या ग्रेट ब्रिटेन की हिस्ट्री है बाकी यूरोपियन कंट्री से अलग है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ के लोगों ने ही यूनिफिकेशन या देश की अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग आई थी और वो सब एक हो गए थे, लेकिन इंग्लैंड ने यूनाइटेड किंगडम को अपने सुप्रीमेसी के द्वारा फॉर्म किया था, बनाया था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंग्लैंड के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। Who are the new conservatives? नए कंजर्वेटिव कौन थे एंड what did they believe in? और वो किन पर विश्वास करते थे? तो न्यू कंजर्वेटिव्स जो है एक नई टर्म है जो नेपोलियन के सुधारों के बाद फ्रांस में जो एक नवीन प्रकार के लोग जो मोनार्की को पसंद करते थे लेकिन नए सुधारों के साथ, उन्हें कहा जाता है न्यू कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये कौन लोग थे? दे डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। वो पुरानी मोनार्की, जो पुराने
जो बर्बन डायनेस्टी या उससे पहले के जो ट्रेडिशनल रूलिंग सिस्टम था फ्रांस का, उसको पसंद नहीं करते थे। दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक द मोनार्की। ये जो न्यू कंजर्वेटिव्स थे, उनका यह मानना था कि मॉडर्नाइजेशन करके किसी भी देश को आधुनिक बनाकर क्या किया जा सकता है, मोनार्की को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। जैसे नेपोलियन ने क्या किया, बहुत सारे नए नए मॉडर्न पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स और लॉज इम्प्लीमेंट किए और उससे फ्रांस की आर्मी को पावरफुल बनाया, और उस आर्मी की पावरफुल होने से धीरे धीरे नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतने में सफल रहा था। तो ये न्यू कंजर्वेटिव्स ये बिलीव करते थे कि इस मॉडर्नाइजेशन के थ्रू ही अपने देश को और मोनार्की को जो है स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो उन्हें न्यू कंजर्वेटिव्स कहते हैं। और थर्ड, अ मॉडर्न आर्मी, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen traditional, the autocratic monarchies of Europe. ये लोग ये मानते थे कि एक आधुनिक सेना और एक प्रभावशाली प्रशासनिक तंत्र, एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था और फ्यूडलिज्म और सर्फडम, फ्यूडलिज्म और सामंतवाद, और जिसको सर्फडम का मतलब गुलामी या दासता, उसको समाप्त करके क्या किया जा सकता है, फिर से ऑटोक्रेटिक मोनार्की को ताकतवर बनाया जा सकता है, तानाशाही शासन व्यवस्था को ताकतवर बना सकते हैं। तो न्यू कंजर्वेटिव कौन थे? जो तानाशाही शासन व्यवस्था को पसंद करते थे, लेकिन सुधारों के साथ, आधुनिकीकरण के साथ पसंद करते थे, उन्हें न्यू कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। तो ये भी जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको भी आप ये लर्न करने की कोशिश करेंगे। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इस चैप्टर का मुझे लगता है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसेपी मैजिनी। ठीक है, इस चैप्टर में एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी के बारे में चर्चा की गई और उसका नाम है जूसेपी मैजिनी। तो जूसेपी मैजिनी के बारे में हमें बताना है। तो ही वॉज अ यंग रिवोल्यूशनरी। जूसेपी मैजिनी जो है एक यंग रिवोल्यूशनरी था। कहाँ का था? इटली का। हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ यूनिफाइड इटालियन स्टेट। और उसने ही पूरे इटली के अंदर लोगों में एकीकरण की, देश को एक करने के आइडिया को प्रमोट किया था। उसने ही शुरुआत किया था कि इटली मस्ट बी अ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो मैजिनी वो क्रांतिकारी था, रिवोल्यूशनरी था, जिसने इटली के यूनिफिकेशन के आइडिया को प्रमोट किया था। ही बिलीव्ड दैट गॉड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और उसका यह मानना था कि भगवान ने ही किसी भी देश को लोगों का एक यूनिट के रूप में मान्यता दी है, कि जो एक जैसे लोग रहते हैं उनका एक देश होना चाहिए। यह भावना जो है भगवान द्वारा, गॉड द्वारा क्रिएट की गई है, इस तरह से मानता था। यानी नेशन का क्रिएशन जो है गॉड क्रिएटेड है, ऐसा वो मानता था। एट दैट टाइम इटली वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स। और जब मैजिनी था तब इटली बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड था। मेनली 7 स्टेट थे, 7 स्टेट्स थे। एंड और उसके बाद इटली में बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए, जिसके उद्देश्य इटली को यूनिफाई करना था, और इन सब को शुरू करने वाला मैजिनी था। ड्यूरिंग 1830s ही ट्राइड टू ओवरथ्रो डिफरेंट मोनार्कीज एंड लेड अ रेवोल्यूशन टू यूनिफाई इटली। 1830 में इस मैजिनी ने इटली के अलग अलग राज्यों से जो तानाशाही मोनार्की शासन व्यवस्था थी उसको हटाने के लिए एक रिवोल्ट भी की थी, लेकिन वो रिवोल्ट असफल हो गई और उसकी वजह से बाद में उसको भागना भी पड़ा था, एग्जाइल में छुपना भी पड़ा था। और इटली को यूनिफाई करने के लिए उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी जो है वो सेटअप की थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इनके नाम आप सभी को याद होने चाहिए। मैजिनी द्वारा स्थापित कौन कौन से 2 रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी? तो एक थी यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। और फोर्थ, बट द रिवोल्यूशन फेल्ड। उसकी जो रिवोल्यूशन है वो फेल्ड हो गई एंड ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल। उसको वनवास या देश निकाला दे दिया गया, वो स्विट्जरलैंड चला गया। लेकिन उसके विचार, उसके आइडियाज़ इंस्पायर्ड केबूर, जो केबूर जिसने इटली की यूनिफिकेशन को लीड किया था, ऑस्ट्रिया को हराने का काम केबूर के द्वारा ही किया गया था, वो मैजिनी से बहुत इंस्पायर था।
और उसी की लीडरशिप में 19th सेंचुरी में एक तरह से इटालियन यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया गया था। तो मैजिनी जो है वो पर्सन था जिसने इटली के यूनिफिकेशन का विचार पूरे इटली में फैलाया था, और उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्थाओं की स्थापना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैजिनी, और मैजिनी के बारे में ही मैटरनिक ने कहा था, ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैजिनी के बारे में। ये जो जितनी बातें मैंने कही, अगर आप ये लिख लेते हैं तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन मैजिनी के ऊपर आता है तो आप आसानी से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर के जो 3 मार्क के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमने आज यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। ये सिर्फ 6 क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आप सभी इनको प्रिपेयर करिए, अच्छे से लर्न करिए और देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आगामी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और देखते रहिए मुझे और मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल।